नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम जो लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी जो लेखक हैं, अगर आपने अभी तक उनका जीवन परिचय नहीं पढ़ा है तो आप इस चैनल पर विजिट करके उन सभी लेखकों के भी जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय। तो जो भगवत शरण उपाध्याय है, उनका जन्म सन 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1910 ईस्वी में हुआ था। अगर हम उनके जन्म स्थान की बात करें, उनका जन्म स्थान कौन सा है, तो उनका जन्म स्थान उजियारपुर गांव। किस गांव में हुआ था? उजियारपुर गांव, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में। कौन से जिले में हुआ था? बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उजियारपुर गांव में। आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात करें तो इनकी भाषा परिमार्जित, शुद्ध, खड़ी बोली हिंदी भाषा है। कैसी है इनकी भाषा? परिमार्जित, शुद्ध, खड़ी बोली हिंदी भाषा है। इनकी रचनाएं साहित्य व कला, साम्राज्यों के उत्थान पतन, सागर की लहरों पर, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं जो इनके द्वारा रची गई हैं। के बाद अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु सन 1982 में हुई थी और इनका जन्म सन 1910 में हुआ था। इतने जो पॉइंट ऊपर दिए गए हैं, इन पॉइंटों को अगर आप बिल्कुल सही सटीक लिखते हैं तो जो एग्जामिनर होगा, जो कि ये 5 नंबर पेपर में पूछा जाता है, अगर आपने इन पॉइंटों को बिल्कुल सही लिखा है तो जो एग्जामिनर देखते ही आपको 2 नंबर पहले ही दे देगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो पूरे जीवन परिचय को नहीं पढ़ता है। तो आप ध्यान से जो ये पॉइंट ऊपर दिए गए हैं बिल्कुल सही से लिखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। जो इनका जीवन परिचय है वो आपको कैसे लिखना है, तो हमारी अगली हेडिंग होगी जीवन परिचय। तो भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियारपुर नामक गांव में हुआ था। जो भगवत शरण उपाध्याय हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पॉइंट दिए गए उनको पढ़ा है। उनका जन्म 1910 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो पॉइंट ऊपर दिए गए, अगर आपने बिल्कुल इनको सही लिखा है तो एग्जामिनर पहले तो आपको 2 नंबर दे देगा, और जितना मैं आगे बता रही हूँ अगर आपने उन सभी को भी लिखा तो एग्जामिनर बाई चांस चाहे तो आपको 5 नंबर पूरे में से पूरे दे सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में किस विश्वविद्यालय से? प्राचीन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, चलिए जानते हैं। ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थ अध्येता एवं हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध उन्नायक रहे हैं। जो भगवत शरण उपाध्याय हैं, ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थ अध्येता एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भारत के प्राचीन एवं भारतीय संस्कृति का विशेष अध्ययन किया है। जो भगवत शरण उपाध्याय हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा किसका अध्ययन किया है? भारत के प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का विशेष अध्ययन किया है, यानी उन्होंने इन दोनों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। आगे बढ़ते हैं। आप क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष रहे हैं। जो भगवत शरण उपाध्याय लेखक हैं, ये पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय तथा लखनऊ संग्रहालय
इन तीनों में ये अध्यक्ष रहे, यानी अध्यक्ष के रूप में काम किया है इन्होंने, तथा पिलानी के बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य भी किया है। इन्होंने पिलानी में जो बिड़ला महाविद्यालय है वहाँ पर इन्होंने प्राध्यापक पद पर भी कार्य किया है। तत्पश्चात यानी इसके बाद इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में, किस विश्वविद्यालय में, विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद से अवकाश ग्रहण कर चुकाने के बाद इन्होंने इसके पश्चात क्या किया था। इन्होंने पहले क्या थे, पहले ये पिलानी बिड़ला जो महाविद्यालय था उसके प्राध्यापक पद पर कार्य किया। तत्पश्चात यानी इसके बाद ये जो विक्रम विश्वविद्यालय था प्राचीन इतिहास विभाग में ये प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद से अवकाश ग्रहण किया, यानी उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। और उसके पश्चात यानी इसके बाद देहरादून को अपना निवास स्थान बनाया, यानी उस पद को छोड़ने के बाद, इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपना रहन सहन यानी निवास स्थान देहरादून में ही बना लिया। इसके बाद आप मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त भी रहे हैं। जो भगवत शरण उपाध्याय हैं ये मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त भी रहे हैं, यानी इन्होंने इस पद पर भी कार्य किया है। अगस्त 1982 ईस्वी में आपका देहावसान हो गया, यानी जो भगवत शरण उपाध्याय हैं उनका निधन 1982 ईस्वी में हो गया था। इस प्रकार आप इनका जो जीवन परिचय है लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगली हेडिंग होगी हमारी साहित्यिक परिचय। उसमें आपको क्या लिखना, चलिए जानते हैं क्या लिखना है। उपाध्याय जी अत्यंत स्वतंत्र विचारों के थे। उपाध्याय जी कैसे थे? जो उपाध्याय जी के विचार थे बिल्कुल स्वतंत्र थे तथा पुरातत्व के मार्मज्ञ थे, यानी ये पुरातत्व के लिए जाने जाते थे। आपने अनेक देशों का भ्रमण किया। इन्होंने बहुत से देशों का भ्रमण किया है, यानी ये बहुत से देशों में गए हैं। वह कई पुस्तकें लिखी हैं, साथ में इन्होंने भ्रमण भी किया है और कई पुस्तकें भी लिखी हैं। इनकी सभी रचनाओं में खोजपूर्ण दृष्टि है, मतलब इन्होंने जो रचनाएं लिखी है, इन्होंने जिस जिस देश में भ्रमण किया है उसी का वर्णन अपनी रचनाओं में किया गया है। यही चीज़ आपको यहाँ बताई गई है। इनकी सभी रचनाओं में खोजपूर्ण दृष्टि है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कभी भी पुराने अंधविश्वासों या पुरानी मान्यताओं को स्थान नहीं दिया है, यानी जो पहले से पुरानी चलती हुई प्रथाएं हैं, अंधविश्वास है, इन्होंने इसको कभी नहीं माना है, ना ही इनको अपनी मान्यताओं का स्थान दिया है। क्योंकि जो भगवत शरण उपाध्याय थे वो स्वतंत्र विचारों के थे और पुरातत्व के मार्गज्ञ थे, इसीलिए उन्होंने अंधविश्वासों तथा पुरानी मान्यताओं को स्थान नहीं दिया है। उन्होंने हमेशा खुले विचारों का समर्थन किया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। वो कैसे विचारों के थे? जो उपाध्याय जी थे वे खुले विचारों के थे और उसी का समर्थन भी करते थे। उपाध्याय जी अपने स्वतंत्र विचारों के लिए अति प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? जो उपाध्याय जी हैं अपने स्वतंत्र विचारों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कला, संस्कृति, पुरातत्व आदि विभिन्न विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं। जो उपाध्याय जी है इन्होंने कला, संस्कृति, पुरातत्व आदि विभिन्न विषयों पर इन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं और आलोचना, रेखाचित्र, यात्रा, पुरातत्व, संस्मरण आदि विधाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है।
इन्होंने संस्कृत, कला, पुरातत्व आदि विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं और साथ ही आलोचना, रेखाचित्र, यात्रा, वृत्तांत, स्मरण आदि जो इनकी विधाएं हैं, हिंदी साहित्य में भी इनको समृद्ध किया है। आगे चलते हैं। इनकी सभी रचनाएं वैचारिकता से परिपूर्ण है, यानी जो इन्होंने जितने भी रचनाएं की हैं सभी विचार से परिपूर्ण हैं। किससे? विचार से परिपूर्ण है तथा इन रचनाओं से लोगों को अपने देश के अतिरिक्त अन्य देशों का भी ज्ञान होता है। जो इनकी रचनाएं हैं विचार से परिपूर्ण है, जिससे लोगों को अपने देश के अतिरिक्त अन्य देशों का भी ज्ञान होता है, क्योंकि जो उपाध्याय जी हैं इन्होंने जितने भी देशों का भ्रमण किया है, उन देशों में जाकर उन्होंने जो कुछ भी जाना है उन्हीं का वर्णन उन्हें अपनी रचनाओं में किया है, जिससे लोगों को अपने देश के अतिरिक्त अन्य देशों का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार जो साहित्यिक परिचय है ये भी हम लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी भाषा शैली। जो उपाध्याय जी हैं इन्होंने जितनी रचनाएं की है उन्होंने इसमें किस भाषा का उपयोग किया है, तो उनकी भाषा शैली कैसी थी? उपाध्याय जी खुले विचारों के थे। कैसे खुले विचारों के थे? इसीलिए उनकी भाषा में उर्दू, फारसी के शब्दों व कहावतों, मुहावरों के भी दर्शन होते हैं। जो उपाध्याय जी थे खुले और स्वतंत्र विचारों के थे, इसीलिए उनकी भाषा में उर्दू, फारसी, कहावतों व मुहावरों के भी दर्शन होते हैं और शैली भी लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण जो इनकी भाषा शैली है इसीलिए बदलती है क्योंकि जो इनके विचार थे खुले और स्वतंत्र थे और इसी भाषा में उन्होंने अपनी रचनाओं का भी वर्णन किया है। इस विषय के अनुसार भाषा शैली का चयन करते हैं। किसके अनुसार? इस विषय के अनुसार जो उपाध्याय जी हैं अपनी भाषा शैली का चयन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाओं में वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक आदि शैलियों के दर्शन होते हैं। यानी उपाध्याय जी ने जितनी भी रचना की है उनमें वर्णनात्मक यानी वर्णन करना, विवेचनात्मक यानी विवेचना करना और भावात्मक यानी भावनाओं से भरी हुई आदि शैलियों के भी दर्शन होते हैं। इन्होंने अपने यात्रा साहित्य में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। यानी इन्होंने जो अपना यात्रा साहित्य है इसमें इन्होंने वर्णनात्मक शैली यानी इन्होंने वर्णन किया है। वर्णन किसका किया है? ये जितने भी देश गए हैं उन देशों के बारे में इन्होंने वर्णन किया गया है, इसीलिए बताया गया है। जो इनकी यात्रा साहित्य है इसमें इन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। आलोचनात्मक कृतियों में इन्होंने कौन सी कृतियों में? आलोचनात्मक कृतियों में इन्होंने विवेचनात्मक शैली का और सांस्कृतिक रचनाओं में भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। क्या क्या इन्होंने आलोचनात्मक कृतियों में विवेचनात्मक शैली का और जो सांस्कृतिक शैलियाँ हैं या सांस्कृतिक रचनाएं हैं उन्होंने उसमें भावात्मक शैली यानी जो भावों से भरी हुई है उस भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा शैली का चुनाव इनके लेख पर ऐसा प्रभाव डालता है कि वे अत्यंत मनोरम वर्णन प्रस्तुत करते हैं। यानी जो इनकी भाषा शैली है, जो ये रचनाएं लिखते हैं, इन पर ऐसा प्रभाव डालती है जिसके कारण ये अत्यंत मनोरम वर्णन प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए और अपने यहाँ दोस्तों को भी शेयर करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अजंता लेख में इनके खुले विचार। अजंता जो उपाध्याय जी इनकी रचना है अजंता, इसमें जो इन्होंने लिखा है इसमें इनके कैसे विचार, इसमें इनके खुले विचार हैं। भाषा शैली के चुनाव के साथ ही इनके द्वारा वर्णित
क्या है, भाषा शैली के चुनाव के साथ ही इनके द्वारा वर्णित गुफाओं की चित्रकारी के सौंदर्य का सजीव चित्रण मिलता है। यानी जो उपाध्याय जी हैं, इनकी जो रचना है अजंता, इसमें इन्होंने अपने खुले विचार का वर्णन किया है और खुले विचारों में भाषा शैली के चुनाव के द्वारा ही इसमें इन्होंने जो वर्णित गुफाओं की चित्रकारी है उसका सुंदर वर्णन जो इनकी रचना अजंता है इसमें किया है, जिसके कारण जो चित्रकारी है उसका सौंदर्य का सजीव चित्रण इनकी इस रचना में देखने को हमें मिलता है। और वो कौन सी रचना है? अजंता। इस प्रकार जो उपाध्याय जी की भाषा शैली है, कैसे लिखना है, मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इनकी क्या कृतियाँ यानी इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। कृतियाँ या रचनाएं जैसे विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता से पिकनिक, कुछ फीचर, कुछ एकांकी, इतिहास साक्षी है, ठूठा आम, सागर की लहरों पर, विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन, इंडिया इन कालिदास, मैंने देखा लाल चीन, भारतीय चित्रकला की कहानी, वीमेन इन ऋग्वेद आदि। यहाँ पे जो रचनाएं हैं ये उपाध्याय जी द्वारा रचित गई हैं। मैं आपको इन रचनाओं में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं बताती हूँ जो अक्सर आपके पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे साहित्य और कला, ठूठा आम, सागर की लहरों पर, विश्व को एशिया की देन, मैंने देखा लाल किला, भारतीय चित्रकला की कहानी, विश्व साहित्य की रेखा, इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता से पिकनिक, खून के छींटे। इतनी जो रचनाएं मैंने आपको बताई है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं जो अक्सर आपके पेपर में पूछी जाती है, तो इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और इनका साहित्य में क्या स्थान रहा है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा भारतीय संस्कृति तथा साहित्य पर विदेशों में दिए गए व्याख्यान, किसमें? जो उपाध्याय जी हैं उनके द्वारा भारतीय संस्कृति तथा साहित्य पर विदेशों में दिए गए व्याख्यान हिंदी साहित्य के अमूल धरोहर हैं। किसके? हिंदी साहित्य में मूल या अमूल्य धरोहर कौन कौन सी है? भारतीय संस्कृति और साहित्य। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस पर जो विदेशों का व्याख्यान किया है वह हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर के रूप में माना गया है। पुरातत्व के क्षेत्र में तो उनका विशिष्ट स्थान तो वही क्या है, जो उपाध्याय जी हैं इनका पुरातत्व के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान तो है ही, साथ ही साहित्य की विभिन्न विधाओं में 100 से अधिक रचनाएं करके, कितनी? साहित्य में इन्होंने 100 से अधिक भी रचनाएं करके हिंदी साहित्य को समृद्ध में अपना योगदान अविस्मरणीय रहा है। यानी जो भगवत शरण उपाध्याय हैं इन्होंने हिंदी साहित्य में 100 से अधिक रचनाएं तो की हैं, साथ ही हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपना पूरा योगदान दिया है, जिसके कारण ये अविस्मरणीय रहेंगे। यहीं पर जो लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, उनका जीवन परिचय समाप्त होता है। आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जो और भी लेखक है, आपने अगर अभी तक उनके जीवन परिचय को नहीं पढ़ा है तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और उन सभी का वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको प्रसाद के रूप में और भी वीडियोस मिल जाए। साथ ही अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद।